चलिए बच्चों, आज हम लोग जानेंगे प्रोविजन एंड रिजर्व के बारे में। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर है बुक का, तो ये चैप्टर हम लोग कवर करेंगे आज। लो जी, यहाँ मैंने कुछ ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें से 2 ट्रांजैक्शन हमने किस चीज के लिए हैं? प्रोविजन के लिए हैं, और 2 ट्रांजैक्शन में हम क्या सीखेंगे? रिजर्व। तो ये एक तरह से 4 एग्जाम्पल हैं। इन 4 एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अपना टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। लो जी, ध्यान से सुनना जरा। उनमें से जो 4 ट्रांजैक्शन थे, उसमें से पहला ट्रांजैक्शन देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा क्रिएट अ प्रोविजन ऑन डेटर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो मैंने इसी लाइन को उठाकर यहां पर भी लिख दिया। ठीक है, ये रही हमारी। अब ये पहली लाइन कह क्या रही है? बताओ जरा, किसी को मीनिंग अगर इसका पता हो तो। हाँ, कह रहा है बैड डेट्स के लिए हमें 10% का प्रोविजन बनाना है डेटर्स के ऊपर। इसको समझने की कोशिश करना, ये कहना क्या चाह रहा है। लो जी, आज जब हमने यहाँ से बिजनेस शुरू किया था, तो हमने बहुत बार लोगों को उधार पे माल बेचा। बोलो आया ना? और हमने जिस को उधार पे माल बेचा, वो बंदा हमारा क्या बन गया था? डेटर। और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मैंने माल बेचा, पर मैंने जो माल बेचा उसके मुझे पैसे तुरंत मिल गए। तो ऐसी सेल को हम क्या कहते हैं? कैश सेल। अच्छा, सेल कोई सी भी हो, चाहे कैश वाली या क्रेडिट वाली, एंट्री बताना क्या डलती है? कैश सेल में एंट्री डलती है कैश अकाउंट डेबिट टू, और क्रेडिट सेल में यहाँ पर नाम आ जाते हैं। पर मैं कह रहा हूँ, ये जो सेल क्रेडिट होती है, ये सेल तो यहाँ चली जाती है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में। हाँ या ना? तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी सेल लिखी जाती है? टोटल सेल। चाहे कैश में बेचा हो आप माल, चाहे क्रेडिट में माल बेचा हो। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। अच्छा, मैंने बहुत बार लोगों को उधार पे माल बेचा, और बहुत सारे लोगों ने मुझे पैसे भी दे दिए थे इसी साल में। पर ऐसे भी काफी सारे लोग थे, मैंने जिनको माल तो दे दिया, पर आज तक उन्होंने मेरे पैसे दिए नहीं है। अब आप लोग मुझे बताओ, ऐसे कितने लोग हैं, अपनी शीट में चेक करके, जिन्होंने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए? और उनके नाम और उनसे कितने पैसे लेने बाकी हैं, ये भी प्राची हमें बताएगी। पहला नाम दिलीप से 3200 लेने बाकी हैं। मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा होगा। आदित्य बताएगा हमें पहला नाम। राहुल फर्नीचर से 30,200 लेने बाकी हैं। पता भी है क्या पूछ रहा हूं मैं? नहीं, मैं पूछ क्या रहा हूँ वैसे आपसे। उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं जिससे हमें पैसे लेने होते हैं? डेप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या नाम बताया आपने पहला? राहुल फर्नीचर। हाँ या ना? तो फिर कौन है वो बताओ ना। प्रेम। कितने पैसे लेने उससे? 24,000। प्रेम के अलावा और कौन है? मानसी। अशोक। अशोक से कितने लेने हैं? 16,000। अच्छा, उसके अलावा निपुण। प्रेम हो गया, अशोक हो गया, और भी है कोई ऐसा? संजय। संजय से भी लेने हैं क्या? नहीं, संजय से तो नहीं लेने। संजय का अकाउंट तो बंद हो चुका है। विमल। तो इस तरह के हमारे पास कितने लोग हैं? 3 लोग। और ये तीनों आज मेरे कौन है? डेटर्स। और ये डेटर क्यों बने? क्योंकि मैंने इन्हें इस साल में उधार पे माल बेचा था, और जब मैंने माल बेचा था तो मैंने सेल अकाउंट क्रेडिट किया था, तो वो सेल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब एक बात बताओ, ये जो लोग हैं ये आज भी आपके डेटर हैं?
अभी आपको पैसे कब देंगे? अब तो ये वाला साल तो खत्म हो गया, अभी आपको पैसे देंगे अगले साल। कुछ जरूरी है अगले साल तुम्हें पैसे दे देंगे? कहीं लिखा हुआ है? बाई चांस इनमें से कोई रातों रात भाग गया, या फिर इनमें से कोई थोड़ा सा डॉन टाइप का है, आप अपने पैसे नहीं निकल पा रहे, तो ऐसा हो सकता है अगले साल इनमें से कुछ लोग पैसा देने से मना कर दें। तो इनमें से अगर किसी ने भी फ्यूचर में पैसे देने से मना किया तो तुम्हारे लिए क्या होगा? वो एक लॉस। अब ये बताओ, वो जो लॉस है क्या वो कंफर्म होगा? कंफर्म नहीं है। तो फिर ये कैसे पता लगाएं कि पैसा डूबेगा या नहीं डूबेगा अगले साल? एस्टिमेट करो। कैसे एस्टिमेट करोगे? अपना पुराना टाइम चेक करो, क्या पैसे डूबते हैं हर साल? कितने डूबते हैं? किस तरह के लोग पैसे नहीं देते हैं? कितना पैसा नहीं मिलता है? आपको अपना पास्ट एक्सपीरियंस चेक करना पड़ेगा। तो अपने पास्ट के बेस पर आप एक आइडिया लगाओगे कि तकरीबन कितना % पैसा डूब चुका है। नहीं है? अरे जो डूब चुका है उसका क्या आइडिया लगाना है? वो तो कंफर्म है कि कितने % पैसा अगले साल शायद डूब जाएगा, हाँ या ना? तो उसका हमें बंदोबस्त करना है। अब मेरा एक सवाल है, वो जो पैसा अगले साल शायद डूब जाएगा, वो नुकसान इस साल का लूं या इस साल का मानूं? बताओ। इस साल का मानूं, करंट ईयर का। क्यों भाई इस साल का? पर पता तो अगले साल चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि आपने इनकम तो इस साल में रिकॉर्ड की है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपने कोई इनकम रिकॉर्ड की है इस साल में, तो उससे रिलेटेड खर्चे इसी साल में रिकॉर्ड होने चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है? खर्चा इसी साल में रिकॉर्ड होना चाहिए, पर उसका अमाउंट फ्यूचर में पता चलेगा, हाँ या ना? तो मुझे एक नुकसान यहाँ रिकॉर्ड करना है, पर उसका अमाउंट मुझे यहाँ जाके पता चलेगा। दिक्कत समझ आ रही है? तो मैं ऐसी चीजों के लिए प्रोविजन की एंट्री डालता हूं। आप प्रोविजन शब्द से क्या समझते हैं? प्रोविजन शब्द का मतलब क्या है आपकी नजर में? बताओ, क्या आप लोगों ने कभी ये प्रोविजन शब्द सुना? बताओ, कब सुना? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपने सुना, पर प्रोविजन का मतलब भी मैंने बताया होगा, याद करो। जब हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया था तो मैंने वहां पर भी आपको प्रोविजन का मतलब बताया था। नहीं, मैं आप लोगों को मैंने बताया नहीं था कि जब आप लोग 10th से 11th में मूव होते हैं तो आपकी जो क्लासेस लगाई जाती हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? प्रोविजनल क्लासेस। और उसका मतलब क्या है? वो एक बंदोबस्त है इस चीज का कि अगर आप 11th में हो, 10th में पास नहीं होते हैं, तो आपको 11th से हटा के 10th में दोबारा बैठा देते हैं, और अगर पास हो गए तो 11th को कंटिन्यू कर लो। तो ऐसी क्लासेस को क्या नाम दिया जाता है? प्रोविजनल क्लासेस। तो प्रोविजन का मतलब क्या है? प्रोविजन का मतलब है एक इंतजाम, एक बंदोबस्त। समझ आ रही है? तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है? अब हमें यहाँ पर एक आइडिया लगाना है। किसके बेस पर? अपने पास्ट के बेस पर, कि फ्यूचर में कितने % पैसा डूब सकता है। तो लो जी, हमारे मालिकों ने कितना एस्टिमेट किया है? 10%। किस पर? और हमारे डेटर्स कितने हैं? टोटल डेटर्स हैं 1 लाख रुपए के। अब तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा कि 3 ही तो लोग हैं। देखो, ये तो हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 3 लोग हैं, पर अगर तुम प्रैक्टिकली सोचो, क्या एक बिजनेस के 3 कस्टमर होते हैं? एक बिजनेस के लाखों कस्टमर होते हैं, और लाखों लोग अच्छे हों ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ या ना? एक छोटी सी क्लास में तरह तरह के बच्चे हैं, कुछ पढ़ने वाले, कुछ नहीं पढ़ने वाले, कुछ शैतान हैं, कुछ अच्छे हैं। तो भाई वैसे ही मार्केट में आपके डेटर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो जरूरी नहीं है आपके सारे डेटर आपका पैसा दे देंगे। तो इनमें कितना % हम डाउट कर रहे हैं? 10%, यानी कि 10,000। तो अगले साल हमें शक है, आज ही हमें शक है कि अगले साल शायद 10,000 रुपए हमारे डूब सकते हैं, हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे यहाँ पर 10,000 का एक और खर्चा रिकॉर्ड करना है?
हाँ या ना, बताओ। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये वो पैसा है जो इसी साल में डूब चुका है, कंफर्म हो चुका है, मना कर चुका है बंदा, बस हमारा और उसका भी झगड़ा होना बाकी रह गया था, मार ही देते हम उससे बस। इसमें क्या है, अभी इसमें उसने मना नहीं किया है, हमें शक है, तो हम उस शक के लिए एंट्री डाल रहे हैं बस। तुम कहोगे ऐसे तो तरह तरह के शक होंगे, हर शक की एंट्री डाल दो। नहीं भाई, हर शक की एंट्री नहीं डलेगी, वो डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर। तो मुझे यहाँ पर 10,000 का एक और खर्चा रिकॉर्ड करना है। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री क्या डालूं? लगाओ दिमाग लगाओ। मुझे यहाँ पर 10,000 रुपए का एक एस्टिमेटेड खर्चा रिकॉर्ड करना है। एंट्री क्या होनी चाहिए? तभी तो मैं वहां लिख पाऊंगा। क्या बात कर रहे हो बेटा? बेटा एक बात तो पक्की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। अरे तभी तो मैं डेबिट साइड पे उसकी पोस्टिंग कर पाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। पूरा नाम जब तक मैं बोलूं ना लिखने के लिए लिखना मत, पाप लगेगा। इसकी पोस्टिंग बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड, और एक नया लेजर खुलेगा कौन सी कैटेगरी में? इसमें क्यों खुला? क्योंकि ये प्रोविजन किस पे बना है? डेटर्स पे, और डेटर्स खुद किस नेचर के होते हैं? तो इसका नेचर भी पर्सनल रहेगा। इसमें क्या लिखेंगे? 31/3/17 पर बाय P&L कितना? 10,000। ये समझ आया? ठीक है, जरा आप पहले इसे रिकॉर्ड कर लो अपनी बुक्स में। एक जर्नल एंट्री, एक ये वाली पोस्टिंग और एक ये वाली पोस्टिंग। कर लिया है क्या काम? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये वाला सीखा था, अब देखो अगला क्या कह रहा है। कह रहा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 2% ऑफ डेटर्स। ये क्या है? सुनो, कितने डेटर्स थे? 3। अरे 3 मतलब संख्या में नहीं पूछ रहा हूँ, अमाउंट कितना था? 1 लाख रुपए का हमें लेना था डेटर से। अच्छा, 1 लाख में से आपको शक कितना है? 10,000 का शक है, तो जो बाकी का 90,000 है उसको क्या कहोगे आप? अच्छा, क्या मैं ये कह दूं मेरे डेटर्स ही 90,000 के हैं? क्या मैं ये कह दूं मेरे डेटर्स ही 90,000 के हैं? नहीं, डेटर्स ने मना कर दिया है क्या? क्या डेटर्स कह चुके हैं मैं पैसे नहीं दूंगा? तुम्हें लग रहा है ना वो तो कि शायद 10,000 नहीं मिलेगा, तो डेटर्स तो 1 लाख ही हैं, पर तुम्हें कितने पे शक है? तो 90,000 को मैं क्या कहूंगा? हिंदी में कोई भी टर्म दे दो, अच्छे डेटर या वो डेटर जिन पर शक नहीं है, हाँ या ना? अच्छा,
अब मुझे ये बता दो, ये जो 90,000 है, ये वो लोग हैं जो हमें अगले साल पैसा देंगे। अच्छा, कभी कभी हम डेटर्स से पैसा जल्दी मंगवाने के चक्कर में क्या करते हैं, उनको डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं कि भाई फलानी डेट तक पैसे दे गए तो हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे। अब एक बात बताओ, क्या इनके लिए भी वो वाला ऑफर रहेगा? नहीं। इनको तो जूते और मारेंगे, डिस्काउंट तो छोड़ो, हाँ या ना? तो जो डिस्काउंट वाली बात है वो खाली इन्हीं के लिए तो रहेगी। इनमें से जो लोग आपको अगले साल एक टाइम लिमिट के अंदर अंदर पैसा दे देंगे, आप उन्हें डिस्काउंट दोगे। वो जो डिस्काउंट तुम उन्हें दोगे अगले साल, वो नुकसान अगले साल का लूं या इसी साल का लूं? इसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि इनकम इसी साल रिकॉर्ड हुई है करंट ईयर में। तो उसका एस्टिमेट कितना लगाया गया है? 2%। तो ये 2% की कैलकुलेशन इस वैल्यू पे होगी। जर्नल एंट्री क्या डालूं? अमाउंट कितना आ रहा है? 18,000। तो इसका मतलब 1800, इसका मतलब यहां पर 1800 की एंट्री एक और डालनी है। रांची जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? एरन, पता नहीं क्यों कंफ्यूज है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ही तो होगा, कितने से? 1800। और 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसको प्रोविजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर भी हम अमाउंट को लेके श्योर नहीं। जब भी हम अमाउंट को लेके श्योर नहीं होंगे तो हम किस चीज की एंट्री डालते हैं? प्रोविजन की एंट्री डालते हैं, ठीक है ना? इस एंट्री की पोस्टिंग यहां पर क्या लिख देंगे? टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और इसमें क्या लिखेंगे? बाय P&L। कितना? तो यहाँ पर डेट डाल देना, पोस्टिंग करो। एक काम, 2 काम और तीसरा काम। कर लिया क्या? Yes, sir. चलो जरा मुझको एक बात तो बताओ, अभी प्रोविजन का टॉपिक समझाने के लिए मैंने 2 एग्जांपल ही तो लिए हैं। एक तो लिया प्रोविजन फॉर और एक लिया प्रोविजन फॉर। क्या इसके अलावा ऐसी कोई और कंडीशन होगी जहां प्रोविजन से रिलेटेड एंट्री डालने की जरूरत पड़ती होगी? डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो भी एक एग्जांपल है। और किस चीज के नाम के प्रोविजन बनाए जा सकते हैं बताओ? बोलो बोलो बोलो। एक बनाया जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स, समझाओ? प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? सुनो, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये क्या है? जैसे मान लो आपने यहाँ से अपना बिजनेस शुरू किया, आपने यहाँ पर अपना ईयर एंड कर लिया। अच्छा, ईयर एंड पे आप अपना ट्रेडिंग P&L वगैरह बना लेते हैं और आप यहाँ पर अपने हिसाब से क्या निकाल लेते हैं? अपना प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बेटा यहाँ पर आता है, ठीक है? आप ये प्रॉफिट निकालते हो, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कहती है? कहती है टैक्स दे दो। तो आप इसके हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जबकि इनकम टैक्स वाले आपके इस प्रॉफिट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो इस प्रॉफिट को अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से निकालते हैं। उनके रूल रेगुलेशन इसका मतलब कुछ अलग होते होंगे ना। 1-2 एग्जांपल में बता रहा हूं, जैसे कि वो हमारे इस डेप्रिसिएशन को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसी और भी कई चीजें हैं जहां हमारी सोच और उनकी सोच में एक डिफरेंस है, और उस डिफरेंस की वजह से हमारा निकाला हुआ प्रॉफिट और उनके द्वारा निकाला हुआ हमारा प्रॉफिट
अलग अलग होते हैं। और जब उनके प्रॉफिट और हमारे प्रॉफिट अलग अलग हैं तो टैक्स भी अलग होगा। इसीलिए सही टैक्स, अच्छा उनकी मानोगे या तुम्हारी चलेगी? मानोगे तो उन्हीं की। अकाउंट्स अपने हिसाब से बनाते रहो, पर टैक्स तो वही देना पड़ेगा जो वो कहेंगे, हाँ या ना? तो सही टैक्स तुम्हें कब पता चलता है? अगले साल के पहले 6 महीने के अंदर जाके पता चलता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो सही टैक्स जानने के लिए तुम्हें यहां जाना पड़ेगा। तो क्या तुम यहां पर वेट करते रहोगे? तुम आगे नहीं चले जाओगे। तो तुम यहां पर टैक्स की कैसी एंट्री डालोगे? प्रोविजन वाली एंट्री डालोगे। क्यों? क्योंकि हमें ये तो पता है टैक्स देना है, पर ये नहीं पता कितना देना है, तो हम यहां पर टैक्स वाली प्रोविजन वाली एंट्री डाल देते हैं। क्लियर है? अच्छा अब बताओ, कितने एग्जांपल बता दिए? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर और ऐसा कोई कंडीशन, कोई ऐसी कंडीशन जहां पर और इस तरह के प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। एक बनता है प्रोविजन फॉर वारंटीज, मैं समझा रहा हूं आपको। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आप किसी भी वजह का प्रोविजन बना सकते हैं, पर वो जेन्युइन होना चाहिए। सुनो जरा, जैसे मान लो आपका काम है टीवी या फ्रिज वगैरह अप्लायंसेस बेचने का काम है। अच्छा, आपने यहां पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट सेल कर दिए। अच्छा, जो आपने सेल की होगी वो सारी सेल यहां पर आ रखी है, पर जब आप कुछ अप्लायंसेस बेचते हैं तो आप साथ में वारंटी ऑफर करते हैं कि भाई ले जाओ, 4 साल तक की वारंटी है, कुछ खराब हो जाए तो ले आना, फ्री में ठीक करके देंगे। कस्टमर के लिए तो वो फ्री में ठीक हो जाएगा, पर क्या तुम्हारे लिए खर्चा नहीं होगा? हाँ या ना? अब तुमने 4 साल की वारंटी दे दी, माल तुमने कौन से साल में बेचा? पहले। अब मान लो दूसरा, तीसरा, चौथा। अब तुम्हें नहीं लग रहा यहां तक अगर वो कस्टमर आ गया तो तुम्हें इस दौरान वो फ्री में ठीक करके देना पड़ेगा, और तुम्हारे लिए तो खर्चा होगा। तो ऐसी चीजों के लिए, अब मान लो वो इस साल में आया तो तुम उसे इस साल का खर्चा मानोगे क्या? तुम्हें नहीं लग रहा उसे फैलाना चाहिए, हमें स्प्रेड करना चाहिए ना? आपने जितने साल की वारंटी दी है उतने में स्प्रेड करना चाहिए। अब ऐसे केस में आप एक्चुअल एंट्री नहीं डाल सकते, आप एस्टिमेटेड एंट्री तो डाल सकते हो। तो ऐसी चीजों के लिए प्रोविजन फॉर वारंटी बनाए जाते हैं। गॉट इट? आओ जरा, प्रोविजन से जुड़ी हुई कुछ बातें और हैं, सुनो। अच्छा, तो मेरा मन करे तो मैं किसी भी चीज की प्रोविजन की एंट्री डाल दूं क्या? बताओ बताओ, क्या किसी भी चीज की प्रोविजन की एंट्री डाल दूं? अरे अगर मैं ऐसे ही किसी भी चीज की एंट्री डालता जाऊंगा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो तो जीरो हो जाएगा, और तुम अपना प्रॉफिट जीरो करके कह देना हम टैक्स नहीं देंगे, हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं है। तो इसलिए तुम्हारी नहीं चलेगी, प्रोविजन शुड बी लीगल। अच्छा, तो मतलब अगर मैंने 10 प्रोविजन बनाए हैं तो बना लूं मैं? तो मेरा मन है 10 बनाने का। बेटा नहीं, आपके अकाउंट्स चेक भी किए जाते हैं। कौन आता है चेक करने के लिए? इनकम टैक्स वाले नहीं आते चेक करने के लिए, इसको चेक करते हैं चार्टेड अकाउंटेंट, सीए, वो आते हैं, वो चेक करते हैं कि आपका प्रोविजन जो आपने बनाया है, प्रोविजन की जो एंट्री डाली है, क्या वो लीगल है या नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, तो प्रोविजन से जुड़ी हुई कुछ इंफॉर्मेशन है, प्लीज आप उसे रीड करें पहले, बहुत ध्यान से। लर्न नहीं करना है ये, एक एक शब्द आपको समझ आ जाना चाहिए।
डाउट्स आ रहे हैं? बताओ भाई। कौन सा? सेकंड पैराग्राफ ये वाला? थोड़ा सा तेज बोल लो। दिस वन, इट इज द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। कह रहा है खाली अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है रिकॉर्ड करना, पर वो सारे प्रोविजन के एस्टिमेट नहीं कर सकता। जैसे टैक्स डिपार्टमेंट है, वो टैक्स का प्रोविजन बताएगा। सेल्स डिपार्टमेंट है, वो सेल्स का प्रोविजन बताएगा कि कितना प्रोविजन बनाना है। समझ रहे हो? तो वो कह रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने प्रोविजन की बात बताता है कि किस चीज का कितना प्रोविजन बनाना है। ये लिखो। खत्म नहीं हुआ? लास्ट में ऑडिटर है। हाँ, वो सीए। हाँ, जो ऑडिटर होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट या उसके नीचे जो लोग उन्होंने हायर किए हुए हैं, कभी कभी वो भी आ जाते हैं। क्या लास्ट लाइन ये लिखी हुई है कि जो प्रोविजन है उसको हमें बताना चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि प्रोविजन हम जो बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, उसका डिस्क्लोजर करना चाहिए, लोगों के साथ शेयर करना। HR डिपार्टमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। आप जानते हैं क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट? तो तुमने सुनते ही बोला ओके, तो पता नहीं था तो पूछना चाहिए ना। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जिसका काम है लोगों को हायर करना, उन्हें हटा देना। आप समझ रहे हैं? एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है ना, उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। पढ़ लिया है? चलो मैं आगे। हाँ हाँ ठीक है। देखो जो प्रोविजन, अभी थोड़ी सी आगे जाके बताता हूँ। लास्ट लाइन का क्या मतलब है कि प्रोविजन इज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन। थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी ये वाली बात। प्रोविजन से जुड़ी हुई कुछ और इंफॉर्मेशन है, मीनिंग ऑफ प्रोविजन, एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजन और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन। ये थियोरेटिकली हमारे पास चीजें आ गई हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों ने, पर मेरे साथ साथ। हाँ जी, एक एक शब्द का मीनिंग है। प्रोविजन रेफर्स टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लिखा है, कैश नहीं लिखा है। हाँ, प्रोविजन रेफर्स टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेट aside by charging it to, देखो ना तुम, हमने P&L में तो डाला था प्रोविजन। हाँ, टू प्रोवाइड फॉर अ नॉन लायबिलिटी। हमें ये तो पता है कि नुकसान होगा, पर उसका अमाउंट हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रॉपरली नहीं बता सकते। द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी।
शब्द का कलेक्शन समझ आ रहा है? ये सारे शब्द मिलेंगे तब जाके प्रोविजन की डेफिनेशन बनती है। एक बात बताओ, इस प्रोविजन ने यहां आके क्या किया? आपके प्रॉफिट को कम कर दिया। तो कहना इसे प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन के कुछ एग्जांपल ये बता दिया था, ये बता दिया था, और ये बता दिया था, और ये बता दिया था। कुछ इसके अलावा और भी लिखेंगे। और देयर कैन बी एन नंबर ऑफ प्रोविजंस, और भी हो सकते हैं। बस एक ही बात का ख्याल रखना है कि इन सब चीजों में हमें ये तो पता है कि नुकसान होगा, पर ये नहीं पता है कि कितना होगा। तो जब भी हम क्या लिखेंगे, तब हम प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं। अब प्रोविजन की इंपॉर्टेंस क्या है कि मैं प्रोविजन अगर ना रिकॉर्ड करूं तो क्या होगा, और रिकॉर्ड करूं तो क्या होगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन। लर्न नहीं करना है, डाउट लगे तो बताना, बात करेंगे। फोर्थ वाला, टू मेंटेन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। अब जैसे कि मैं आपसे बात करूं, मान लो आप यहां पर कोई अपना एसेट खरीद रहे हैं और आप इस एसेट को यहां जाके, आपको पता नहीं होता है, ठीक है, आपको ये तो कंफर्म है कि रिपेयर कराने पड़ेंगे बीच बीच में जब भी वो खराब होगा, पर जिस साल में आप उसे रिपेयर कराओगे क्या उसे उसी साल का खर्चा मानना चाहिए? बताओ। मैं कह रहा हूं मान लो रिपेयर आपको यहां कराना पड़ गया तो कैश जाएगा, पर वो जो रिपेयर का खर्चा है क्या उसके लिए यही साल जिम्मेदार है? क्या आपने एसेट यहाँ पे यूज नहीं करी? जब आपने यूज करी है तभी तो रिपेयर की जरूरत पड़ी है। इसीलिए हमें उसके खर्चे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ना। तो प्रोविजन इसमें भी हमारी मदद करता है। क्या बेटा तेज बोल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। थर्ड पॉइंट, फॉलो अप ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो हम प्रोविजन डाल के बेसिकली प्रूडेंट ही तो बन रहे हैं। प्रूडेंट का मतलब मैंने बताया था चौकन्ना अकाउंटेंट, एक ऐसा अकाउंटेंट जो प्रेजेंट की चीजों का तो ध्यान रख ही रहा है, फ्यूचर का भी ध्यान रख रहा है कि भविष्य में कहीं कोई नुकसान हो, कोई दिक्कत हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं। तो हम प्रूडेंस का ख्याल रख रहे हैं ना, तो वही लिखा हुआ है फॉलो अप। हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमारी बात हुई थी, अब हम बात करेंगे रिजर्व के ऊपर। तो चलो जरा देखते हैं क्या कह रहा है। दोनों लाइनों को पढ़ लो जरा एक बार। रिजर्व बनाने के लिए कह रहा है, एक तो वर्कर के नाम का बना रहा है और एक ऐसे ही बनवा रहा है एक्स्ट्रा रिजर्व कोई। अब ये रिजर्व होते क्या है? आप लोगों ने पहले कभी शब्द सुना रिजर्व?
बॉयज ने तो शायद सुना होगा मेरे हिसाब से। वो वाला रिजर्व नहीं, अरे तू तो बहुत रिजर्व है, बात ही नहीं करता है, वो वाला रिजर्व नहीं। अरे नहीं रे, कभी किसी की बाइक रिजर्व में लगी हो? नहीं। अरे देखो, रिजर्व का मतलब है बेसिकली एक हिस्सा बचा के रखना, सीधी सी बात है वैसे तो, ठीक है। चलो जाने दो, बहुत तुम बेकार लोग हो। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? हाँ जी, बाइक का हाँ हिस्सा क्या? वो नहीं रे, वो कह रही है बाइक का हिस्सा कैसे बचाते? पेट्रोल की बात हो रही है। पेट्रोल टैंक में लास्ट में एक हिस्सा रेड होता है ना, ऊपर वो जो मीटर होता है, उस मीटर का लास्ट हिस्सा रेड है, तो उसका मतलब क्या है कि अब आपको रिफ्यूलिंग की जरूरत है, तो वो रिजर्व का हिस्सा है। रिजर्व कि भैया जैसे ही सुई उसके अंदर आ जाएगी ना, अब आपको दोबारा पेट्रोल डलवाना है। पानी क्या कह दिया? चलो आगे बात करते हैं। तो क्या कह रहा है? कह रहा है वर्कर के नाम का 8,000 रुपए का प्रॉफिट हमें सेव करना है। सेव, तो ये कैसे सेव होगा? अच्छा एक बात बताओ, यहां पर जीपी निकल जाता है, यहां पर क्या निकलेगा? और ये सारा प्रॉफिट हम किसको दे देते हैं? यहीं पर इसके अंदर होता है कैपिटल अकाउंट। और अगर ये सारा प्रॉफिट तुमने मालिक को दे दिया तो मालिक की कैपिटल बढ़ जाएगी, और अगर मालिक की कैपिटल बढ़ गई तो मालिक पैसे विड्रॉ करके घर ले जाना शुरू कर देगा। अरे कोई भी आदमी बिजनेस में अपना पैसा ज्यादा क्यों रखेगा? उतना ही तो रखेगा जितना चाहिए। तो ज्यादा प्रॉफिट दोगे तो ज्यादा ड्रॉइंग्स करेगा, ज्यादा ड्रॉइंग्स करेगा तो बिजनेस में से कैश कम हो जाएगा, यानी कि बाहर चला जाएगा। तो कुछ ऐसा करो ना, कुछ ऐसा करो कि यहां से सारा प्रॉफिट मालिक के पास, थोड़ा प्रॉफिट बच जाए, क्योंकि तुम प्रॉफिट अगर कम भेजोगे तो ड्रॉइंग्स कम होंगी, ड्रॉइंग्स कम होंगी तो कैश भी बचेगा। इसीलिए हम प्रॉफिट मालिक को देने से पहले सेव कर लेते हैं, प्रॉफिट ही सेव कर लेते हैं। तो क्या करना चाहिए मुझे? कितने का कहना है? कह रहा है 8,000 किसके नाम का? वर्कर के नाम का सेव करवा रहा है। भाई क्यों सेव करूं वर्कर के नाम का? बताओ। 8,000 रुपए कह रहा है यहां पर कौन से रिजर्व में डाल दो? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व का नाम, और रिजर्व का नाम क्या है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 8,000। अच्छा इस एंट्री की एक पोस्टिंग तो ये रही, दूसरी पोस्टिंग यहां पर आ जाएगी बाय पी एंड एल। पर मैं ये कह रहा हूं इस एंट्री को वो डलवाना क्यों चाह रहा है? क्या किसी वर्कर का हाथ वाथ कटने वाला है क्या? क्या तुम्हें पता होगा? अगर तुम्हें पहले ही पता चल जाए तो क्या तुम ऐसा होने दोगे? तो फिर ये क्या है? क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसका तुम्हें पता है? ये ऐसी चीज है जिसका तुम्हें नहीं पता है। तो तुम बेसिकली इंतजाम करके चल रहे हो ऐसी चीजों के लिए जिसका तुम्हें पता ही नहीं है, और जिसका तुम्हें पता है उसके लिए तुम प्रोविजन की एंट्री डालते हो, और जिसका तुम्हें नहीं पता है उसके लिए तुम रिजर्व की एंट्री डालते हो। रिजर्व मतलब और ज्यादा बचाना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं तुम अपने फ्यूचर को सिक्योर करके चल रहे हो? तो रिजर्व बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सको। तुम भी तो सब करते हो, नहीं करते हो? तुम्हारे घरों में सब करते हो, मैं भी करता हूँ। हम सब अपनी इनकम का एक हिस्सा बचा के चलते हैं, साइड बाय साइड बचा के चलते हैं ना, एक नहीं बल्कि बहुत बड़ा हिस्सा बचा के चलते हैं ताकि फ्यूचर को बचाया जा सके, है कि नहीं? तो यहाँ पर वो हमें एक रिजर्व तो वर्कर के नाम का बनवा रहा है, तो ये वाला रिजर्व फ्यूचर में वर्कर के काम आएगा। वर्कर के काम क्यों आएगा? क्योंकि अगर मैं एक बिजनेस की बिल्डिंग के अंदर जाऊं तो उस बिल्डिंग के अंदर सबसे खतरनाक एरिया पता आपको कौन सा होता है? फैक्ट्री एरिया। फैक्ट्री एरिया सबसे खतरनाक क्यों है बताओ? वहां पे मशीनें चल रही हैं, धूल मिट्टी पॉल्यूशन केमिकल्स, है ना? तो सबसे ज्यादा हेल्थ के लिए प्रॉब्लम किसके साथ है? वर्कर के साथ है। क्या मालिकों के साथ है? वो भाई अपने एसी रूम में बैठे हैं, वहां धूल मिट्टी रत्ती भर भी नहीं पहुंचेगी, तो उनको इतना रिस्क नहीं है जितना रिस्क
वर्कर्स के लिए। और वर्कर्स के साथ क्या है, मान लो कोई वर्कर जैसे बहुत ऊंची बिल्डिंग पे काम कर रहा है, धड़ाम से नीचे गिर गया तो उसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ता है। वर्कर के लिए अलग से लॉ बने हुए हैं जो वर्कर को सेफ्टी देते हैं, अलग से कानून है इंडिया में, तो वो उसको सेफ्टी देते हैं कि भाई तेरे साथ अगर कोई मिस हैपनिंग होगी तो तेरा सारा खर्चा कौन उठाएगा, तेरा मालिक। तो भाई मालिकों को इसका बंदोबस्त करना चाहिए। मशीन पे काम कर रहा था, मशीन में हाथ चला गया, हाथ कट गया तो नुकसान तो है ना। तो ऐसे नुकसान के लिए भी बंदोबस्त करके चलना चाहिए, ये सोचकर नहीं कि हाथ कटेगा, ये सोचकर कि अगर कभी ऐसा कुछ हो गया तो हम उसके लिए तैयार होंगे। समझ आई बात। तो इस तरह का ये रिजर्व हम किसके लिए बना रहे हैं, वर्कर के लिए। ऐसी किसी भी चीज के लिए आप रिजर्व की एंट्री डाल सकते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा ऐसे तो मैं किसी भी चीज का रिजर्व बना दूंगा, डाल दो रिजर्व, तुम्हारी मर्जी है, पर तुम्हारे रिजर्व बनाने से तुम्हारा प्रॉफिट घट रहा है, वो तुम्हारे हिसाब से घट रहा है, इनकम टैक्स वाले अपने हिसाब से चेक करेंगे। समझ आ रही है। हाँ चलो, तो फिलहाल मेरी एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। इस एंट्री को डालो और इसकी पोस्टिंग करो। हो गया, कोई बात नहीं, कर लो। चले आगे। यस सर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है नेट प्रॉफिट का। अच्छा, नेट प्रॉफिट तो निकला ही नहीं है अभी, फिर अभी अच्छा नेट प्रॉफिट, हाँ रफ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि असली नेट प्रॉफिट कब निकलेगा, जब मैं एक और रिजर्व बना दूंगा। पर फिलहाल इस रिजर्व की कंडीशन किस पे डिपेंड कर दी, तो नेट प्रॉफिट मुझे रफली निकालना पड़ेगा। अब वो रफली कैसे निकलेगा, कितना कह रहे हैं 10%। तो यहाँ पर इसे सीखते हैं जरा, सुनो। आपको क्या करना है, इसके टोटल में से ये माइनस करना है, हाँ या ना। तो इसमें से इसे माइनस करोगे, मान लो इसकी वैल्यू, ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20,000, समझने के लिए तो कर रहे हैं, 20,000 आ गई। अब 20,000 का 10% यानी कि 2,000, तो 2,000 हमें कहां डालने हैं, और 18,000 कहां डाल दोगे, 18,000 नेट प्रॉफिट, वो बाद की बात है। तो 2,000 हमें कहां डालने हैं, एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। लिखना मत, ये तो मैंने खाली एग्जांपल लिया है। इसकी पोस्टिंग यहाँ पर लिखेंगे टू जनरल रिजर्व, और यहाँ पर लिखेंगे बाय पी। इसका सही अमाउंट हम चेक कर लेते हैं। इसका सही अमाउंट आ रहा है 2310, कर लो।
करें आगे? आइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जरा इसे महसूस करें, क्या ऐसा है या नहीं। ये जो जा रहा है, ये किसके लिए जा रहा है? एक्चुअल एक्सपेंसेस। ये वो खर्चे हैं जिनके अमाउंट एक्चुअल हैं, हाँ या ना? ये जो जा रहा है ये एस्टिमेटेड खर्चे हैं, पर इनका अमाउंट हमने एस्टिमेट किया है। रिजर्व ये भी एस्टिमेटेड है, फिर फर्क क्या है? इसकी एंट्री डालना आपके लिए कंपलसरी है, ये कंपलसरी खर्च है। और रिजर्व तुम चाहो तो बनाओ या मत बनाओ, कोई रोकने वाला थोड़ी है तुम्हें। समझ आई मेरी बात? तो ये है एक डिफरेंस। तो बेटे इन्हें बोला जाता है कैसे आइटम? एप्रोप्रिएशन आइटम। एप्रोप्रिएशन आइटम मतलब ऐसे आइटम जिन्हें प्रॉफिट्स में से अलग किया जाता है। तो रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन नेचर आइटम्स एंड प्रोविजंस आर चार्जेबल खर्चा, चार्जेबल नेचर के खर्चे हैं। क्लियर है बात? चलो मैं आगे, कुछ पूछना है? सुन रहे हो? लग तो नहीं रहा। हाँ, क्या कह रहे हो? प्रॉफिट में से ही तो निकाला, वो तो अमाउंट मैंने लिखा हुआ था 8000, ऐसे एज्यूम कर लिया। मतलब मैं चाहता था एक ऐसा हो जिसका अमाउंट हो, एक मैंने परसेंटेज पे डिपेंड कर दिया समझाने के लिए, ठीक है? पर दोनों निकाले तो प्रॉफिट में, नालायक, ये प्रॉफिट में से ही तो निकाले हैं। अगर ये दोनों नहीं होते तो प्रॉफिट बढ़ जाता ना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बट इनके केस में क्या था? हमें पता था कि खर्चा होगा, ये नहीं पता था कितना होगा। इनके केस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें पता हो कि खर्चा होगा। इनके केस में हम श्योर हैं खर्चा होगा, अमाउंट को लेके श्योर नहीं है। इनके केस में हम किसी भी चीज को लेके श्योर नहीं है, ये हम सिर्फ ऐसे ही बचा के चल रहे हैं, प्रोटेक्टिव नेचर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड। रिजर्व के बारे में मैं आपको और डिटेल से बताने जा रहा हूं, कल आप यहां पर पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। हाँ जी, मीनिंग ऑफ रिजर्व। रिजर्व रेफर्स टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। और एक्सपेंशन, कभी कभी हम प्रॉफिट्स को इसलिए भी बचा लेते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो जाए, और कभी कभी हम एक्सपेंशन के लिए भी तो बचाते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि हमें भविष्य में जाके एक बड़ी मशीनरी खरीदनी है तो भाई उसके लिए पैसा भी तो चाहिएगा, और पैसा तो तभी आएगा जब थोड़े प्रॉफिट्स बचा के चलोगे। आया ना? आगे चलो। क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स इज आल्सो नोन एज एप्रोप्रिएशन ऑफ। वैसे आपको पता है इसका सिंपल मीनिंग क्या है? एप्रोप्रिएशन का सिंपल मीनिंग है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। आगे आओ जरा। रिजर्व्स आर नॉट क्रिएटेड टू मीट नॉन लाइबिलिटी। कह रहे हो नॉन लाइबिलिटी के लिए नहीं बनाते, बट दीज आर क्रिएटेड टू मीट अननोन कॉन्टिंजेंसीज। कॉन्टिंजेंसी क्या होती है? अचानक आ जाने वाली चीज। समझ रहे हो ना? आ जाती है, समस्याओं का क्या पता थोड़ी है। अब भाई किसी एम्प्लॉय के साथ कोई एक्सीडेंट होना है तो बता के थोड़ी आएगा कि मैं होने वाला हूं, वो तो अचानक ही होगा ना। आगे बढ़ो। दैट में अकर इन फ्यूचर। अब ध्यान से सुनना इसके आगे वाली बात। जो रिजर्व होते हैं, रिजर्व बेटे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू रिजर्व और एक होते हैं कैपिटल रिजर्व। अब ये क्या है लफड़ा? सुनो, आप लोगों ने एक सलमान खान जी की पिक्चर देखी है, वो मुझसे शादी करोगी? देखिए, उसके अंदर सलमान खान जी की एक आदत होती है, एक शेल्फ लगी होती है उसके रूम के अंदर,
उस शेल्फ के ऊपर कुछ रखा होता है। हाँ बताओ क्या ये? अरे जो जिसे तुम बोलते हो गुल्लक। अरे हाँ ना, ऐसे थोड़ी होती है। हाँ ऊपर कुछ इस तरह का होता होगा, ठीक है। अच्छा सुनो, इसके ऊपर उसने कुछ लिखा हुआ था अलग अलग, कुछ याद है किसी को? इसके ऊपर उसने कुछ लिखा हुआ था माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए, और इसके ऊपर उसने लिखा हुआ था बहन की शादी के लिए। सही है ना? ऐसे अलग अलग चीजें। इसके ऊपर भी कुछ लिखा था, मुझे याद नहीं क्या लिखा था। तो बेटा जिसके ऊपर उसने कुछ लिख दिया है, जिसके ऊपर उसने कुछ लिख दिया है, वो कैसे रिजर्व कहलाते हैं? स्पेसिफिक रिजर्व। और अगर मैं कह रहा हूं उसके ऊपर उसने कुछ लिखा नहीं तो वो किसी भी काम में आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? जनरल रिजर्व कहलाएगा। क्लियर है मेरी बात? अभी मैं इनको पूरा समझाऊंगा आपको, और ये एक अलग मुद्दा है बिल्कुल। तो मैं पहले सलमान जी को हटा दूं, थोड़े खतरनाक आदमी हो। सुनो, हाँ जी, अब जरा टाइप्स ऑफ रिजर्व में आ जाओ। ये दो तरह के होते हैं। हम पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व वो होते हैं जो प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं। जैसे फिलहाल हमने दो बनाए थे, तो ये दोनों किस टाइप के हैं? ये दोनों रेवेन्यू नेचर के रिजर्व है, विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट्स में से बनाए जाते हैं। बिजनेस, और बिजनेस का मतलब है डे टू डे एक्टिविटीज, जिसकी वजह से आपने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट में से जो रिजर्व बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व। अब ये सुन लो, ये मैंने अभी बताया, कौन सी गुल्लक? जिसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, तो उसे किसी भी काम में ले लेंगे। तो ये मैंने आपको इसकी जर्नल एंट्री भी बताई थी, क्या थी? टू। और ये वाले, इसका मैंने एक एग्जांपल दे दिया था। अगर आप अपने वर्कर के नाम का बना रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। और देखो कई अलग अलग वजह लिखी हुई है इसके अंदर। इसमें से दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। व्हाट इज दिस? ये क्यों बनाएंगे हम? अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, कुछ बिजनेसेस की आदत होती है इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना। और इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं? बताओ, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ की जा सकती है? शेयर्स में कर दो, डिबेंचर्स में कर दो, प्रॉपर्टीज में कर दो, गोल्ड में कर दो, म्यूचुअल फंड्स में कर दो, बहुत सारी चीजें हैं। एंड यू नो, आपने वो सुनी होगी एक लाइन, एक बंदा आता है टीवी में, बहुत जल्दी जल्दी बोल के चला जाता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू फलाना फलाना। सुना है वो लाइन? वो कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। कहता है ना वो। इसका मतलब क्लियर है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके साथ मार्केट रिस्क बना रहता है। मार्केट रिस्क का मतलब इन्वेस्टमेंट कभी भी अप या डाउन जा सकती है। अच्छा, मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए तो कोई टेंशन नहीं, और अगर घट जाए तो उसका नुकसान का बंदोबस्त करना चाहिए। तो इस तरह के नुकसान के लिए हम क्या बना के चलते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगला, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। व्हाट इज दिस? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये मेरी कंपनी का डिबेंचर है, ये तो पता होगा ये होता क्या है। अब ये डिबेंचर मैं जनता को देता हूँ, जनता बदले में मुझे पैसे देती है, फिर उनके पैसे को मैं कई साल तक यूज करता हूँ, और मैं हर साल उन्हें इंटरेस्ट देता जा रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैं यहां जाकर क्या करूंगा? यहां पर भाई, यहां तो मैं उन्हें क्या दूंगा? इंटरेस्ट। पर यहां जाकर वो मुझसे पैसे मांगेंगे एक टाइम के बाद, 8 साल 10 साल 12 साल। यूं थोड़ी है पैसा जिंदगी भर के लिए दे दिया, पैसा तो मांगेंगे। तो इसे बोलते हैं डेट ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब रीपे। यहां जनता मुझे पैसे दे रही है, यहां मैं जनता को पैसे वापस लौटाऊंगा। तो बेटा यहां पैसा वापस देने के लिए पैसा होना भी तो चाहिए। तो ऐसे पैसे के लिए आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो बंदोबस्त करने के लिए आप क्या बनाते हैं? डिबेंचर रिडेम्पशन। अच्छा, ये तो है डिबेंचर। डिबेंचर का एक और बड़ा भाई कौन होता है? शेयर। तो बेटा इन्होंने भी तो पैसा ही दिया है, इन्होंने रसगुल्ले दिए हैं क्या? तो ये भी तो अपना पैसा मांग सकते हैं। इनके लिए क्या बनाते हैं? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, एक और है अगला, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। अब ये क्या रहता है? डिविडेंड इक्वलाइजेशन। अच्छा, मैंने जिस जनता को
ये शेयर दिया है, उस जनता ने मुझे पैसे दिए हैं, वो जनता मुझसे क्या मांगेगी हर साल? डिविडेंड मांगेगी। और अगर मुझे किसी साल में नुकसान हो गया तो डिविडेंड दोगे? नहीं दे पाओगे। तो फिर क्या उनका डिविडेंड डूब जाएगा? है डूब जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो कहां से दोगे? जान काट मतलब अपनी गर्दन काट के दे दोगे? तो कह देंगे सही नहीं कटी, दोबारा काट। क्या करोगे? तो ऐसे साल, जिस साल में प्रॉफिट्स नहीं होते हैं तो कंपनी डिविडेंड देने की कंडीशन में नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाया जाए। पल्ले पड़ गई ये बात, डिविडेंड इक्वलाइजेशन। ये मैंने कुछ 5 एग्जांपल लिखे हैं भाई, पर ये लिस्ट और भी हो सकती है। आप एक बार बुक से जरूर रीडिंग करिएगा इस चैप्टर की, ठीक है? जो भी बुक आप यूज कर रहे हैं आप उस बुक से रीड कर सकते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा है रिजर्व का, क्या? कैपिटल रिजर्व। बहुत ध्यान से सुनना। ये कब बनते हैं? ये तो किसमें से बनाते हैं आप? पर ये आप कब बनाते हैं? जब आपको कोई प्रॉफिट हो जाए। किस पर? एसेट पर, लायबिलिटी पर या कैपिटल पर। तब आप इस तरह के रिजर्व बनाते हैं उस प्रॉफिट के ऊपर। एग्जांपल, तुम्हारे पास कोई एसेट है 2 लाख रुपए की, तुमने वो 2.5 लाख में बेच दी तो 50,000 का तुम्हें गेन हो रहा है। तो वो जो गेन है ना, हालांकि आप उस गेन को पहले यहां पर लाओगे। अगर आप तुम्हें याद हो तो तुमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया था, उसमें जब नुकसान होता था तो तुम एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते थे बाय एसपीएल, और जब गेन होता था तो डेबिट साइड पे लिखते थे टू एसपीएल। उसमें डेबिट लिखना इज इक्वल टू इसमें क्रेडिट लिखना। अबे नुकसान यहां आएगा और गेन तो यहीं आएंगे ना फिर। और अगर आप उस गेन को यहां ला रहे हो तो फिर उस गेन को बाद में यहां पर आप कौन से रिजर्व में बेच देते हैं? कैपिटल रिजर्व। नहीं समझ आई बात? पल्ले ही नहीं पड़ी? बहुत बढ़िया। सुनो, मैं कह रहा हूं बेवकूफ हो, तुमने यहां पर 2 लाख रुपए की एसेट 2.5 लाख में बेच दी। एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट 2.5 लाख, टू मशीन 2 लाख, और 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा ये 50,000 पहले यहां पर लाया जाएगा बाय गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। कितना? 50,000। अब ये 50,000 तुम्हारे प्रॉफिट को यहां बढ़ाएगा ना, तो प्रॉफिट निकालने से पहले 50,000 आप कैपिटल रिजर्व में भेज देते हैं, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। कैपिटल नेचर का, ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, ये कैपिटल नेचर के ऊपर हुआ। समझ आया? अभी मैंने खाली आपको ये बताया। ये भी होते हैं क्या? लायबिलिटी के ऊपर फायदा हो गया, बताओ। अरे तुमने एक लोन लिया था यहां पर, मान लो मैंने प्राची से लोन लिया था 4 लाख रुपए का। एंट्री डालो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्राची का लोन 4 लाख। बेटा मैंने ना प्राची को रुला दिया, मैं पैसे दे ही नहीं रहा, मांग मांग के थक गई। मैंने कहा तेरे बस क्यों ना, तो ले ले, कह रही कुछ तो दे दो, मेरे को जरूरत है। मैंने कहा 3 लाख रुपए दूंगा, लेने हैं तो बोल। कह रही दे दो बस, मैं नहीं आऊंगी इसके बाद, 3 लाख रुपए तो दे दो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? जब तुम्हें नुकसान हो सकता है तो गेन भी हो सकते हैं। एंट्री डलवाओ, प्राची का लोन कितने से डेबिट करूं? 3 के 4? ये तो 4 से ही होगा, क्योंकि मैं तो 3 में निपटा रहा हूं। अब मैं पैसा कितना दे रहा हूं? तो बेटा 1 लाख का मेरे लिए क्या है? गेन। तो ये गेन पहले यहां पर आएगा और फिर यहां से कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ऐसे ही मुझे कभी कभी कैपिटल के ऊपर भी गेन हो जाते हैं। अब ये कैसे होगा कैपिटल पे गेन, बताओ? इसके लिए अगर समझना चाहते हो ना तो सिंगल ओनर पे बात मत करो, पार्टनरशिप में जाओ। पार्टनरशिप, मान लो 2-3 लोगों ने बिजनेस शुरू किया, यहां पर पैसा लगाया, कैश अकाउंट डेबिट, मान लो एक्स ने लगाया और वाई ने लगाया। इसने 2 लाख लगाया, इसने 3 लाख लगाया टोटल। अब यहां पर एक्स कह रहा है मुझे बिजनेस छोड़ना है, वाई कह रहा है ठीक है चला जा, 1.5 लाख वापस मिलेगा।
तुम कहोगे ऐसे कैसे कह रहे हो, 2 मिनट के लिए सब, मैं तो टॉपिक समझा रहा हूँ आपको ना। अब मैं कह रहा हूँ किसी भी वजह से हम इसे पैसे वापस तो दे रहे हैं पर पैसे कम वापस दे रहे हैं, तो 50,000 हमें फायदा हो रहा है, तो वो फायदा पहले यहाँ पर जाएगा और फिर यहाँ से कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो हमें कैपिटल नेचर के रिजर्व कब बनते हैं, जब हमें प्रॉफिट हो, या तो एसेट पे, लायबिलिटी पे, या, और ये तीनों चीजें अकाउंटिंग इक्वेशन की हैं अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो देखो मैंने कुछ फायदे लिखे भी हैं यहाँ पर, ड्यू टू कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ड्यू टू अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, ड्यू टू कैपिटल गेन ऑन, तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। किसी को कोई डाउट है? लास्ट वाला प्रॉफिट, ये आपको 12th में समझ आएगा। फोर्थ वाला ये भी लास्ट में समझ आएगा 12th में। अभी फिलहाल लर्न कर लो इसे। चलें आगे? यस सर। आइए, प्लीज रिजर्व के बारे में आप एक बार पढ़ लो, मैं करा चुका हूं, ढंग से पढ़ना। हो गया? चलें आगे। ये प्रोविजन एंड रिजर्व को मैं कंक्लूड कर रहा हूं यहाँ पर अभी इसके आगे और भी स्लाइड हैं। अब तुम कहोगे जब और भी है तो फिर कंक्लूड क्यों कह रहे हो? ऐसे ही है, ध्यान से पढ़ना एक एक शब्द को। अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ध्यान से पढ़ना, लाइन बहुत लंबी है। That is assuming that the business will continue for a foreseeable future and hence there is no intention to close its operations. आगे बढ़ो। Hence to determine net profits of each year, not only the current obligations यानी कि liabilities, but फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज या फिर अनसर्टेनिटी शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। आगे बढ़ो। इन फैक्ट प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आर सच कंसिडरेशंस व्हिच एक्चुअली रिलेट टू द फ्यूचर नीड्स फॉर व्हिच अ पार्ट ऑफ द करंट अर्निंग्स इज सेट असाइड। कुछ समझ आई लाइन? थोड़ी सी लंबी है मुझे पता है, पर ये वही सारी बातें कह रहे हैं जो हमने पढ़ी हैं। अब जरा ध्यान से सुनना। कंक्लूजन के अंदर इधर कौन सा हिस्सा है? इस हिस्से में हम लोग प्रोविजन के बारे में बात कर रहे हैं और हिस्से में हम लोग रिजर्व के बारे में। सुनना। हाँ जी, प्रोविजंस आर क्रिएटेड फॉर नॉन क्या नॉन लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं आप इसे, एंड दिस इज क्रिएटेड फॉर अननोन लाइबिलिटीज। आओ जरा इसके अंदर आओ। अगर हमें फ्यूचर की किसी लायबिलिटी का पता है और हमें उसका अमाउंट भी
पता है तो हम क्या करते हैं? मैं ये कह रहा हूं ये मेरा साल है और मुझे यहां पर पता है कि मुझे बिल्डिंग का रेंट देना है, तो फिर क्या प्रोविजन की एंट्री डालोगे? फिर आप आउटस्टैंडिंग की एंट्री डालोगे ना, हाँ या ना? तो वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर मुझे पता है इफ अमाउंट ऑफ लॉस या लायबिलिटी कैन बी ascertained with reasonable accuracy, it should be classified as outright कहो या क्लियर कहो या एक्चुअल। कुछ एग्जांपल भी लिखे। तो ऐसे केस में हम प्रोविजन की एंट्री नहीं डालते, आउटस्टैंडिंग की एंट्री डालते हैं। एंट्री क्या डलती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। तुम कहोगे नहीं ये तो नहीं डलती, तो मैं एंट्री क्या याद है? रेंट की, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। अरे फिर रेंट का लेजर बंद होके पीएनएल में तो चला जाता है, तो बात तो वही हो गई। तुम दो एंट्री डालोगे इस केस में, तुम पहली डालोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो बेटा देखा जाए तो दोनों एंट्री से मिलके एक ही तो एंट्री बन रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग का नाम आ जाएगा जो भी, ठीक है। एंड इट शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज एक्चुअल। अगले में आओ, अगर आप अमाउंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करते हैं? प्रोविजन। तो प्रोविजन के कुछ टाइप्स ये रहे, प्रोविजन की एंट्री ये रही, और एक बार ये भी पढ़ो। समझ आया? लास्ट में एक लाइन लिखी है, अगर आप इसका अमाउंट जरूरत से ज्यादा डाल देते हैं, जरूरत से ज्यादा बनाना था 2000 का, आपने बना दिया 6000 का, तो इससे क्या होगा? प्रॉफिट और ज्यादा घट जाएगा। तो कह रहा है उससे फिर क्या बनते हैं? उससे सीक्रेट रिजर्व्स का जन्म हो जाता है। चाहिए ना? आओ जरा रिजर्व साइड पे आ जाओ। रिजर्व शुड बी मेड फॉर, हाँ जी, इसका पर्पस क्या होता है? फाइनेंशियली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, और इट कैन बी रेवेन्यू रिजर्व और रेवेन्यू कैन बी जनरल। और प्लीज एक बार सारा पढ़ो, खत्म करो इसको। गया? कुछ पूछना है किसी? प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस रीड करो, लर्न नहीं करना है।
इसमें ये वाला पॉइंट में दिक्कत नहीं आई, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, इट इज डेबिटेड टू एंड इट इज डेबिटेड टू, ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, फिर भी तुमने से किसी ने नहीं पूछा, अब तुम कहोगे यहाँ पहुंचे ही नहीं अभी। ये 12th में बनाना सिखाएंगे आपको। जितने भी रिजर्व होते हैं वो सब इसी अकाउंट के अंदर डलते हैं। दरअसल ट्रेडिंग के बाद बनता है P&L, और P&L के बाद बनता है P&L अप्रोप्रिएशन, उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, तो रिजर्व जितने भी बनाए जाएंगे वो सब P&L अप्रोप्रिएशन से बनाए जाएंगे। जब हो जाए तो बता देना। हो गया? प्लीज रीड केयरफुली। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। Gain arising from sale of asset is a capital reserve. थर्ड में क्या हुआ अभी बताता हूँ। थर्ड में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है रिजर्व फंड इज दैट पार्ट ऑफ, इधर आओ तुम, ये रिजर्व भी तो है। अच्छा, ये रिजर्व यहां से निकल कर बैलेंस शीट में चले जाते हैं, ये यहां पर दिखाई देने लगते हैं। अगर ये तीनों नहीं बनाओगे तो ये बढ़ जाएगा और ये बढ़ेगा तो अल्टीमेटली ये हिस्सा बढ़ जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो रिजर्व है वो प्रॉफिट को घटाते हैं। अब जब रिजर्व आपने यहां पर घटाया तो यहां पर रिजर्व के बढ़ने से कैपिटल, रिजर्व के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हुआ तो अल्टीमेटली कैपिटल उतनी नहीं बढ़ पाई। अच्छा, जब आपने रिजर्व बनाया तो रिजर्व बनाने का मकसद क्या? प्रॉफिट को ब्लॉक करना, और प्रॉफिट ब्लॉक होगा तो कैश भी ब्लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स कम होंगी। तो बेटे होता क्या है, अगर मैं इनके बराबर का यहां से पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दूं तो यहां पर से कैश कम हो जाएगा और ये रिजर्व फंड कहलाते हैं। फिर नहीं समझे? अगर रिजर्व के बराबर का पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो रिजर्व भी रिजर्व फंड कहलाने लग जाते हैं। ठीक है, पक्का समझ आया? गया? Yes, sir. Read it. बस इसके बाद एक स्लाइड हो।
गया? लास्ट ध्यान से पढ़ना। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है जो ऐसी चीजें जो किसी न किसी घटना पे डिपेंड करती हैं, अचानक से आ जाने वाली चीजें। पढ़ लिया? हो गया रीड? बस हमारा ये प्रोविजन एंड रिजर्व का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो जाता है।